जब मेरी वाइफ सेरीना ने मुझे देखा, मैं एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था, जैसे मैं उसके पूरे एम्पायर के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा हूँ। तो तब उसे समझ में आया ये आदमी जो कभी उसके कंट्रोल में था अब बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन जब उसने वो डिवोर्स एग्रीमेंट देखा जो मैंने उसके सामने स्लाइड किया, वो एकदम से जम गई। उस पर लिखा था, मैं सब कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ, हमारे बेटे की कस्टडी भी नहीं लूंगा, ये शादी सिर्फ नाम की रह गई थी। और मैंने कहा साइन कर दो, दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा विंसेंट को चाहती थी और मैं बस तुम लोगों के लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ। और इतना कहकर मैं उस घर से निकल गया जो असल में एक पिंजरा था। मुझे लगा वो समझदारी दिखाएगी और साइन कर देगी, लेकिन उसने पेपर फाड़ दिए। बचपन से ही मुझे सू फैमिली ने ग्रूम किया था अपना फ्यूचर इन लॉ बनने के लिए, मतलब दामाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 20 साल की उम्र में मैंने सेरीना से शादी की। 22 साल में हमारा बेटा हुआ जिसका नाम मैंने रखा नोवा। और नोवा भी बिल्कुल सेरीना पे गया था, शांत और दूर। कभी खुद से मेरे पास नहीं आया, लेकिन कल रात पहली बार वो मेरे पास आया और छोटे BSDK ने कुछ उल्टा ही बोल दिया। पापा, विंसेंट मर रहा है, उसकी लास्ट विश है वो मम्मी से शादी करे, क्या आप अम्मी को डाइवोर्स दे सकते हैं? उस पल मेरे अंदर की उम्मीद जो आखिरी बची थी वो भी टूट गई। मैं बोलता हूँ ठीक है, चलो सब खत्म कर देते हैं। और सुबह के ब्रेकफास्ट पर मैंने सेरीना के सामने डिवोर्स पेपर रख दिए। मैं रात भर नोवा की बात के बारे में सोच रहा था। अगर वो विंसेंट से इतना प्यार करता है तो मैं कस्टडी भी छोड़ देता हूँ और मैं बदले में कुछ भी नहीं ले रहा। मेरे सारे शेयर्स, एसेट्स नोवा के नाम कर देना और इसे चाइल्ड सपोर्ट ही समझ लेना। सेरीना ने अपनी कॉफी रखी और ऊपर देखा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मेरी नजर उसके वायरलेस ईयरबड्स पर गई। एक भी शब्द जो कि मैं बक रहा था वो उस तक पहुंचा ही नहीं। मेरे अंदर एक तखान की लहर दौड़ गई, क्योंकि हर बार जब मैं उससे बात करता हूँ मुझे बस यही मिलता है, एक डेड साइलेंट खामोशी। मैं सीधा लास्ट पेज पर गया और उसके सामने पुश कर दिया, साइन कर दो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मगर वो थोड़ा सा नखरे दिखाती है। पेपर खोलने ही वाली होती है कि तभी छोटा BSDK आ जाता है। मेरा बेटा नोवा दौड़ते हुए आता है, मम्मी आप विंसेंट के पास पूल में खेलने जा रही हो ना, तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी चलूंगा। सेरीना तुरंत से उठने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ, पहले साइन करो। वो मुझे देखती है थोड़ी हैरानियत से, जैसे उसे यकीन नहीं हो कि मैं अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। नोवा उसका स्लीव खींचता है। जल्दी करिए मम्मी, अगर विंसेंट वेट करेगा तो गुस्सा हो जाएगा और फिर वो आपको किस करेगा, फिर मैं आपको वो दूंगा जो आप चाहती हो। अगले ही सेकंड सेरीना बिना पढ़े साइन कर देती है। वो दोनों तुरंत निकल जाते हैं। मैं उन्हें जाते हुए नहीं देखता, मैं बस अपना पेन पकड़ता हूँ और अपना नाम उसके नाम के पास लिख देता हूँ। इस जिंदगी में हमारे नाम सिर्फ 2 बार साथ आए हैं, एक शादी के सर्टिफिकेट पर और दूसरी बार इस डिवोर्स पेपर पर। साइन करने के बाद भी मेरा हाथ कांप रहा था। मैं तुरंत पेपर्स बंद करता हूँ और लॉयर को भेज देता हूँ। फिर ऊपर जाता हूँ कपड़े पैक करने। अलमारी भरी हुई थी, लेकिन एक भी कपड़ा मुझे नहीं लग रहा था, बल्कि मेरे टाइप का ही नहीं था। क्योंकि किसी को नहीं पता 16 साल से पहले मैं कितना जिंदा दिल था, जोर से हंसता था, बिंदास जीता था। मुझे बंजी जंपिंग सबसे ज्यादा पसंद थी, कार रेसिंग पसंद थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने मेरे अंदर का वो सब कुछ मार दिया। मुझे तमीज सिखाई गई, सीधा रहना, शांत रहना, परफेक्ट बनना। क्योंकि सू फैमिली को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक प्रेजेंटेबल मिस्टर गू। और फिर भी सेरीना के फ्रेंड्स मुझे मजाक बनाते थे। मुझे वो एक कठपुतली बुलाते थे जो कि स्टोर में वो खड़ी होती है ना, मैनेकिन। और कुछ तो विंसेंट की ही तारीफ करते थे कि वो ज्यादा सूटेबल था। मैं मिरर के सामने खड़ा था और वो सारे कपड़े देख रहा था जो मिस्टर गू के थे, मेरे नहीं। अचानक मुझे उल्टी आने लगी। मैं बाथरूम भागा और सब निकाल दिया। फिर सीधा खड़ा हुआ और अपनी आंखों में देखा और बोला, छोड़ना सही डिसीजन था, क्योंकि अब मैं इस पिंजरे में नहीं जीऊंगा, मुझे दोबारा खुद बनना है। जिसके बाद मैं अपने भाई जैसे दोस्त मार्को को कॉल करता हूँ और कहता हूँ मुझे पिक करो। मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। ना सू फैमिली मेरा घर था, ना मेरा अपना घर बचा था। मार्को दरवाजे पर आता है, थोड़ा कंफ्यूज, और कहने लगा, आज कैसे फ्री हो? और आज तुम्हारा बर्थडे है ना? लास्ट वीक तो तुम कह रहे थे सेरीना और नोवा के साथ सेलिब्रेट करोगे। मैं एक पल के लिए रुक गया, फोन निकाला, मैसेज स्क्रॉल किए। हाँ, मैंने रेस्टोरेंट बुक किया था। सेरीना को मैसेज भी भेजा था, उसने कभी रिप्लाई नहीं किया, एक बार भी नहीं। पहले शायद दर्द होता, आज कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं कार में बैठ गया। मार्को मुझे उस रेस्टोरेंट ले गया जो मैंने बुक किया था। मैं रिजर्वेशन नंबर बताता हूँ। मैनेजर ऑकवर्ड हो जाता है, कहने लगा, सर मिस सू ने आज पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। वो और यंग मास्टर दरअसल मिस्टर गू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ऐसे करिए, हम आपको डबल रिफंड दे देते हैं। जरूरत नहीं, जिस आदमी का बर्थडे है वो मैं ही हूँ। मगर जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हंसी की आवाज आती है, गर्म और खुशी की आवाजें, जैसे कोई परफेक्ट फैमिली हो। सेरीना और नोवा और विंसेंट तीनों एक साथ खड़े हैं और गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। मेरा छोटा भोसड़ी वाला बेटा नोवा
नोवा खुशी से बोलता है, मैं विश करता हूँ विंसेंट और मम्मी जल्दी से शादी करे और मेरा न्यू डैडी विंसेंट ही बन जाए। मैं उन तीनों को देखता हूँ, सेरेना, विंसेंट और नोवा तीनों एक परफेक्ट फैमिली की तरह बैठे हैं, चमक रहे हैं। सेरेना की नजर एक पल के लिए भी विंसेंट से नहीं हटती और नोवा, मेरा बेटा, वो तो इतना दयालु बन जाता है कि विंसेंट के लिए चेयर खींचता है, उसके लिए चाय भी सर्व करता है, उसका जैकेट ठीक करता है। मेरी 5 साल की शादी और सेरेना को मेरा बर्थडे तक याद नहीं। सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है, मेरा अपना बेटा कभी मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देकर गया। मार्को ये सब देख नहीं पाता, वो उठता है सीन क्रिएट करने के लिए, मगर मैं उसे रोक लेता हूँ। मत जा, मैंने ऑलरेडी डिवोर्स साइन कर दिया है। जिसके बाद मार्को मुझे अपने घर ले जाता है। मैं नहीं रोता, वो रोता है। मुझे पकड़कर वो बच्चों की तरह रो रहा होता है और कहता है, सेरेना एक आर है और तुम्हारा वो अनग्रेटफुल बेटा नोवा उसकी माँ का भरोसा कैसे एक्ट कर रहा था। मैं उससे कहता हूँ, अरे शांत हो जा, नोवा को ऐसा मत बोल। अगर वो कहता है कि 5 साल तुम उनके लिए 24/7 खड़े रहे, ना जॉब ना सोशल लाइफ, जब मैं तुम्हें बाहर निकालता और सेरेना का एक कॉल भी आता और तुम भागते हुए घर लौट जाते सिर्फ उसके लिए हैंगओवर सूप बनाने के लिए। रात रात भर जागते थे तुम, नोवा को संभालते थे, अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुमने उन्हों के लिए, और बदले में तुम्हें क्या मिला मुझे पता है। तुम टूट चुके हो, अगर रोना है तो रो लो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता हूँ, बियर पीता हूँ और काउच पर धंस जाता हूँ। मैं अब रो नहीं सकता, लेकिन मैं इतनी बार रो चुका हूँ कि अब आंसू भी खत्म हो गए हैं। जब मिसेस सू मुझे जबरदस्ती तमीज सिखा रही थी, जब मैं सेरेना के सामने दिल खोलना चाहता था और वो मुझे देख कर भी नहीं देखती थी, तब भी मुझे उम्मीद थी। एक बार मैं बर्फ में आधी रात तक उसका इंतजार करता रहा, वो कभी घर नहीं आई। एक रात नोवा को तेज बुखार था, मैंने सेरेना को कॉल किया और फिर भी मैं बेवकूफों की तरह होप करता था कि कभी तो ये एक असली शादी बनेगी, एक असली फैमिली बनेगी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं। 5 साल, मुझे बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। मैं पीता हूँ जब तक होश नहीं रहता। सुबह जल्दी मेरा फोन बजता है, सेरेना का कॉल, उसकी आवाज भरी हुई है जैसे अभी अभी उठी हो। मंडे वाला नेकलेस कहाँ है, मैचिंग इयररिंग्स, और मैं ऑटोमेटिकली जवाब देता हूँ, फर्स्ट ड्रॉवर और इयररिंग्स उसके नीचे। अचानक मुझे याद आता है हम डिवोर्स कब का ले चुके हैं, मुझे ये सब दोबारा कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं डिसाइड करता हूँ और एक बार ठीक से बात कर लेता हूँ। अपना ड्रेसिंग रूम हाउसकीपर से ऑर्गेनाइज करवा लो, आगे से उससे पूछ लेना, और वैसे भी हम डिवोर्स ले रहे हैं, तुम्हारा मुझे कॉल करना अब ठीक नहीं है। मगर दूसरी तरफ से एक हल्का सा ही सिर्फ आता है। ड्रॉवर खोलने की आवाज आती है, मैं सोचता हूँ बात खत्म। कॉल कट करने वाला होता हूँ, तब वो फिर से बोलती है, इस हफ्ते मेरे ऑफिस के लिए सी फूड बना देना, दोपहर तक भेज देना, और फिर कॉल कट हो जाती है। फिर एक बात भी उस तक पहुँचती ही नहीं, एक भी नहीं। मैं गहरी सांस लेता हूँ, मेरा हाथ गुस्से से कांप रहा है। मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ और नोवा के भी स्कूल टीचर्स को ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन मिसेस सू को ब्लॉक करना भूल जाता हूँ। कुछ देर के बाद जब मैं लंच के लिए निकलता हूँ, वो मेरी कार के सामने आ जाती है और जबरदस्ती अंदर बैठ जाती है। वो मेरे मुंह पर फोटोज फेंकती है जिसमें सेरेना और विंसेंट थे, वो भी इतने क्लोज, इतने ऑब्वियस, कोई डाउट ही नहीं। मिसेस सू कहती है, तुमने मुझे निराश किया क्योंकि 16 साल की उम्र से मैं तुम्हें शेप कर रही हूँ, 10 साल, और फिर भी तुम अपनी बीवी का दिल जीत नहीं पाए। अगर मुझे पता होता तुम इतने यूजलेस हो तो मैं विंसेंट को कभी रिजेक्ट नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा नाजायज औलाद था। फोटोज का कोना मेरे गले को हल्का सा काट देता है। जब सू फैमिली ने मुझे चुना था, लोग कहते थे मैं लकी हूँ, लेकिन उसकी एक कीमत थी, मेरी आजादी। 16 साल की उम्र से मेरा पूरा वजूद सिर्फ एक चीज था, मिस्टर गू बनना। उस बोझ ने मुझे घुटनों पर मजबूर कर दिया। 12th क्लास में मैंने जानबूझकर एक रेबेलियन किया, रिलेशनशिप बनाई सिर्फ सेरेना के सामने सीन क्रिएट करने के लिए। सोचा एंगेजमेंट टूट जाएगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं 10 साल से उनके कंट्रोल में था। अगर अब बस सब कुछ खत्म, सेरेना और मैं डिवोर्स साइन कर चुके हैं, मैं कस्टडी भी छोड़ रहा हूँ और बदले में कुछ भी नहीं ले रहा। अगर ये भी तुम्हारे लिए काफी नहीं तो कोई और दामाद ढूंढ लो। मैं कार का ढोर खोलता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। मिसेस सू एक सेकंड के लिए जम जाती है, फिर अचानक मेरा हाथ पकड़ लेती है। ईथन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसके तेज लाल नाखून मेरे स्किन में घुस जाते हैं। मैं हंसता हूँ, ठंडा और सीधा बोल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करने की हिम्मत ना रखता हूँ, और सू फैमिली का दामाद बनना कभी कोई इज्जत नहीं थी। और मैं धीरे से अपनी स्लीव्स ऊपर करता हूँ और पहली बार अपनी कलाई पर बने पुराने जख्म किसी को दिखाता हूँ, क्योंकि गहरे टेढ़े मेढ़े स्कार्स थे। मिसेस सू ने जब उन स्कार्स को देखा तो वो जम गई। उसका हाथ धीरे से मेरी पकड़ से छूट जाता है। मैं कभी मिस्टर गू बनना ही नहीं चाहता था। तुम्हें पता है पिछले 10 साल में मैं अपने सपनों में क्या चिल्लाता हूँ? मैं चिल्लाता हूँ, कोई मुझे बचा लो। लेकिन अब समझ
आ गया है, कोई भी नहीं आने वाला, मुझे खुद को बचाना पड़ेगा। सिर्फ तभी जब मैं अपनी असली जिंदगी जीऊंगा तभी मैं सच में जी पाऊंगा। ये सब कुछ बिल्कुल शांति से कहता हूँ और कार से बाहर निकल जाता हूँ। इस बार मिसिस सू मुझे रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन मेरे सीने में जो दबाव है वो कम नहीं होता। मुझे उसे अपने सीने से निकालना है, इसलिए मैं अपनी धूल से ढकी हुई रेड सुपर कार निकालता हूँ। इंजन गरजता है और मैं एक्सेलरेटर दबा देता हूँ। रोड पर मैं बस भाग रहा हूँ जैसे सालों का गुस्सा स्पीड में बदल गया हो। लेकिन किस्मत शायद आज भी मेरा मजाक उड़ा रही थी, क्योंकि एक इंटरसेक्शन पर धड़ मेरी कार सीधा जाकर एक मे बैच से टकराती है। नंबर प्लेट पर जैसे ही मेरी नजर गई तो वो 58 था, मतलब कि ये सेरीना की कार है। दूसरी साइड से उसकी असिस्टेंट उतरती है, मुझे देखकर रुक जाती है। मिस्टर गू वो हैरान नहीं थी। 5 साल में सबने मेरे बारे में एक इमेज बना ली थी, एक ऐसा आदमी जो कभी ऐसे रेकलेसनेस काम नहीं करेगा। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस अपना कार्ड देता हूँ, डैमेज का बिल भेज देना। मैं सनग्लासेस पहनता हूँ और वापस एक्सेलरेटर दबाता हूँ। असिस्टेंट कार में बैठकर सेरीना को बताती है, मिसिस सू ड्राइवर आपका हस्बैंड था। सेरीना बस हल्की सी सांस लेकर कहती है, चलो उसके लिए फर्क ही क्या पड़ता है, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या कोई अजनबी, कोई डिफरेंस नहीं। और पूरे 3 घंटे के बाद किस्मत फिर से उन्हें सामने लाकर खड़ा करती है। सिटी के आउटस्कर्ट एक रेस ट्रैक। सेरीना एक बिजनेस डील के लिए आई है। रेस चल रही है और एक रेड कार बिजली की तरह फिनिश लाइन क्रॉस करती है। फर्स्ट प्लेस, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। ड्राइवर बाहर निकलता है, रेड रेसिंग सूट में, लंबा शार्प, नजर हटाना मुश्किल। सेरीना के एक्सप्रेशन में भी एक हल्का सा चेंज आता है, सरप्राइज और एडमिरेशन। ड्राइवर हेलमेट उतारता है और असिस्टेंट के मुंह से निकलता है, मिस्टर गू। सेरीना कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसने नोटिस किया हर लड़की की नजर मुझ पर है और उसके चेहरे पर हल्का सा कसाव आ जाता है। मैं उसे देखता हूँ और इग्नोर कर देता हूँ, जैसे वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने उसके साथ बिल्कुल वैसा ही किया जो वो मेरे साथ हमेशा करती थी। ऑर्गेनाइजर हमें इंट्रोड्यूस करता है, मिसिस सू। इनकी रेपुटेशन तो सब जानते हैं। सेरीना का चेहरा ब्लैंक, अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी विंसेंट की आवाज आती है, सेरीना काम हो गया, चलो ऑफिस चलते हैं डिनर के लिए। मैं देखता हूँ विंसेंट मे बैच से निकलता है, सीधा सेरीना के पास जाता है और बिना किसी झिझक के उसकी कमर पर हाथ रख लेता है, जैसे दुनिया में कोई और ही नहीं है। शायद वो मुझे कभी राइवल समझता ही नहीं। वो बस एक कैजुअल स्माइल देता है और दोनों चले जाते हैं। पीछे से किसी की आवाज आती है। मिसिस सू तो हर जगह विंसेंट को साथ लाते हैं, परफेक्ट कपल है दोनों। असिस्टेंट अभी भी वहाँ खड़ी थी, मुझे देख रही है। उसकी आंखों में एक सवाल है, ऐसा आदमी इतना बेकार कैसे हो सकता है। मैं कुछ नहीं कहता, मैं ट्रैक छोड़ देता हूँ और सबसे पहला काम अपने लॉयर को कॉल करता हूँ। डिवोर्स सर्टिफिकेट आने में कितना टाइम लगेगा? 7 दिन। और मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि 10 साल मैंने झेल लिए हैं, 7 दिन और कर लूंगा तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन मैं अभी भी सेटल भी नहीं हुआ होता कि फोन बजता है। सेरीना की असिस्टेंट मुझसे पूछती है, सी फूड कब डिलीवर होगा? और नोवा के टीचर कह रहे हैं आपका फोन अनरीचेबल है और उसका क्राफ्ट असाइनमेंट भी सबमिट नहीं हुआ, आप ला सकते हो। मुझे याद आता है वो प्रोजेक्ट जो कि मैं आधा बनाकर छोड़ गया था। रात भर बैठकर धागा जोड़ रहा था। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, बादल आजादी से तैर रहे हैं और उसके बाद मैं शांत आवाज में कहता हूँ, सेरीना को बोलो अब से कोई भी चीज उसे मेरी तरफ से नहीं मिलेगी। सिर्फ एक दिन की बात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की बात मैं कर रहा हूँ। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। और मैं कॉल कट करता हूँ और उस नंबर को भी ब्लॉक कर देता हूँ। लाइन की दूसरी तरफ असिस्टेंट शॉक में खड़ी रह जाती है। मिस सू, मिस्टर गू ने कॉल काट दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। शायद आप ट्राई करना चाहेंगी? सेरीना जो कभी अपना पर्सनल फोन यूज नहीं करती, उसने उठाया, कॉन्टैक्ट ओपन करती है, हस्बैंड मैसेज टाइप करती है, ये क्या है? और अगले ही सेकंड स्क्रीन पर एक लाल नोटिफिकेशन चमकता है, मैसेज फेल्ड। जिस यूजर को वो रीच करना चाहती है तो उन्होंने मैसेज रिस्ट्रिक्टेड किए हैं। उनको सिर्फ वही बंदा मैसेज कर सकता है जो कि उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर हो। अब नहीं है तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना चाहिए। असिस्टेंट एक झलक लेती है सेरीना के फोन की चैट्स हिस्ट्री पर। लास्ट मैसेज 1 हफ्ता पुराना, मुझे पता नहीं था मिस्टर गू और विंसेंट का बर्थडे सेम है, मतलब कल मिस्टर गू का बर्थडे था। मैम आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया? तो सेरीना सीधा जवाब देती है, मैंने नोटिस नहीं किया। असिस्टेंट को हैरानी नहीं होती क्योंकि पूरी चैट हिस्ट्री अनरीड मैसेजेस से भरी हुई है, मतलब कि एक भी रिप्लाई सेरीना ने नहीं किया। फिर सेरीना कैजुअली कहती है, उनके लिए एक रिलेटेड बर्थडे गिफ्ट ले आओ, कुछ सूटेबल चूज करना। असिस्टेंट कहती है, जी मिस सू। असिस्टेंट फोन निकालने ही वाली होती है, लेकिन सेरीना ऑलरेडी अपनी फाइल्स में वापस बिजी हो चुकी होती है।
असिस्टेंट हल्की सी सांस भरती है और ऑफिस से निकल जाती है और शाम को वो मेरे दरवाजे पर आती है। मिस्टर गू, ये मिस सू की तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट है, काफी महंगा है। मैं सीधा मना कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता सेरिना क्या कहना चाहती है। मेरा बर्थडे खत्म हो चुका है, अब इसका क्या मतलब। वैसे भी पिछले 10 साल से मेरी सिर्फ एक ही विश थी, आजादी। और किस्मत देखो, सेरिना का मुझे डिवोर्स देना ही वो मेरी विश पूरा कर रहा है। मैं सोचता हूँ इन 7 दिनों में शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन असिस्टेंट की जाते ही फोन फिर से बजता है। मिसेस सू का मैसेज, ईथन मैं डिवोर्स में इंटरफेरेंस नहीं करूंगी, लेकिन जब तक फाइनलाइज नहीं होता मेरा पोता डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ नोवा डिस्टर्ब कैसे होगा, डिवोर्स तो उसने खुद मांगा था। मैं रिप्लाई करने ही वाला होता हूँ कि एक के बाद एक मैसेजेस आने लगते हैं। अगर तुम चाहते हो कि डिवोर्स प्रोसेस इफेक्टिव ना हो तो इस वीकेंड तुम हमेशा की तरह स्टेट आओगे और मेरे पोते के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सेरिना को कभी क्राउड्स पसंद नहीं थे। शादी के बाद हम फैमिली स्टेट से अलग हो गए थे। फिर नोवा के बाद ये रूटीन बन गया, हर वीकेंड पर उसे स्टेट ले जाना। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मैं ही नोवा को किंडरगार्टन से पिक करता हूँ। और सेरिना वो तो हमेशा लेट काम करती थी, रात 10 बजे से पहले घर आना वो तो उसके लिए रेयर था। इस बार मैं सीधा स्टेट चला जाता हूँ, लेकिन अंदर जाते ही मैं रुक जाता हूँ। सेरिना ऑलरेडी वहाँ थी। मैं बिना देखे सीधा स्टेयर्स की तरफ बढ़ता हूँ। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। बर्थडे गिफ्ट पसंद आया? मैं उसे देखता हूँ, उसे पता भी नहीं है कि मैंने रिफ्यूज कर दिया। और फिर याद आता है, कोर्स इसे पता कैसे होगा, मैं तो इसके लिए एक इनविजिबल हूँ, वो क्यों ट्रैक रखेगी। मैं कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सिर हिला देता हूँ। फिर वो कहती है नोवा ऊपर है, विंसेंट के लिए एक पीस एमुलेट कार्व कर रहा है, जाकर उसकी हेल्प करो। तो गिफ्ट के साथ कंडीशन भी आई थी। मैं उसे शोल्डर से हल्का सा पुश करता हूँ और बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता हूँ। सेरिना थोड़ा सा फ्रोन करती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं करती कुछ कहने को। सेकंड फ्लोर पर नोवा अपनी डेस्क पर बैठा है, हाथ में कार्विंग नाइफ पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा है। मैं पास जाता हूँ तो देखता हूँ एक फिनिश्ड एमुलेट रखा है सामने और वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। मेरी कदमों की आहट से वो ऊपर देखता है और तुरंत वो फिनिश एमुलेट उठाकर अपने पास कर लेता है और बोलता है, डैडी ये एमुलेट मम्मी का गिफ्ट है विंसेंट के लिए, इसे चुराना मत। मेरे सीने में कुछ मुरझा जाता है। ये वही बच्चा है जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था और आज वो मुझे चोर की नजरों से देख रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल सेरिना जैसा। मेरे अंदर कुछ फटने लगता है। बाहर निकलने के लिए मैं धीरे से कहता हूँ, तुम्हें इससे मुझसे बचाने की जरूरत नहीं है। मुझे कभी किसी और की चीज चाहिए ही नहीं और मैं लूंगा भी नहीं। वैसे भी तुम्हारी मॉम और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। जल्द ही विंसेंट तुम्हारा नया डैड होगा। ईथन, क्या एक रिस्पॉन्सिबल फादर अपने बच्चे से ऐसे बात करता है? ये शायद सबसे लंबी लाइन है जो सेरिना ने कभी मुझे बोली है। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ, उसका एक्सप्रेशन ठंडा है। मैं हल्की सी स्माइल देता हूँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ तो जाओ उसके लिए कोई बेटर फादर ढूंढ लो। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ, तभी सेरिना आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है। उसकी आवाज धीमी हो जाती है और एक वार्निंग टोन में कहती है, ईथन। लेकिन उसी वक्त नोवा की स्मार्ट वॉच बीप करती है। उसका चेहरा तुरंत चमक उठता है। मम्मी, विंसेंट का कॉल है। अगले ही सेकंड सेरिना जल्दी से मेरा हाथ छोड़ देती है। मैं बस खड़ा देखते रहता हूँ। वो नोवा के पास जाती है, कॉल रिसीव करती है और उसके चेहरे पर जितनी भी कोल्डनेस थी वो एकदम से पिघलकर मुस्कान बन जाती है। मगर उस पल भी मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता, कुछ भी नहीं। मैं चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चला जाता हूँ। अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर देता हूँ। रूम ठंडा है, जून का महीना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कॉफिन में बंद हूँ। अंधेरा, खामोश, बेजान, पर फिर भी एक अजीब सी सुकून है, जैसे मैं इस एहसास को पहले से जानता हूँ। जब मैंने वो डिवोर्स पेपर टेबल पर रखे थे तभी डिसाइड कर लिया था, सब जला दूंगा, सब खत्म। उस रात सपने उलझे हुए थे, टूटे हुए, बिखरे हुए, लेकिन सुबह मेरी बॉडी 5 बजे खुद ही उठ जाती है। ये मेरी आदत थी। इसी टाइम में रोज उठकर सेरिना और नोवा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता था। मैं अपने टेम्पल्स रब करता हूँ। मिसेस सू की धमकी याद आती है, फिर भी मैं नीचे जाता हूँ। हाउसकीपर बताती है, मैडम और यंग मास्टर सुबह जल्दी निकल गए, वो भी विंसेंट के साथ सनराइज देखने। ये सुनते ही मेरे मुंह से हल्की सी हंसी निकल जाती है। अंधा भी देख सकता है नोवा को मेरी जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ बुलाया गया। वीकेंड खत्म होते ही मार्को मुझे बाहर ले जाता है, वो भी ये कहकर कि दिमाग फ्रेश करना है। वो मुझे एक कॉलेज कैंपस ले जाता है। वहाँ लड़कियाँ 18 साल की, हंसती हुई, जिंदा और एकदम गर्म माहौल। हाय हेलो आते हैं, उनकी आवाज में एक जेन्युइन वार्मथ है जो मैंने सालों से फील नहीं की। कुछ दिन के बाद आर्ट स्कूल के पास गुजरने के बाद मेरा मूड सच में हल्का होने लगता है। मार्को भी वापस नहीं जाना चाहता। अब समझ आया ना, अब सेरिना से प्यार खत्म, बस
बस यही कहना था मेन, तू ये सब सालों पहले कर सकता था। उस पत्थर जैसी औरत से कोई भी बेटर है। किसी अच्छी लड़की से मिल, प्यार कर, शादी कर, तेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैं हंसता हूँ, एग्री करने ही वाला होता हूँ, तभी पीछे से एक जानबूझकर खांसी की आवाज आती है। मैं मुड़ता हूँ, सेरीना थी और उसकी असिस्टेंट साथ खड़ी है। मैं इग्नोर करता हूँ, मार्को को खींच कर ले जाता हूँ। सोचता हूँ वो भी इग्नोर करेगी, लेकिन वो आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है एक गैदरिंग है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो मेरे साथ। मेरे मना करने से पहले ही वो मुझे सीधा कार में बिठा देती है। कार के अंदर मैं सच में कंफ्यूज्ड हूँ। मेरी यादों में सेरीना हमेशा मुझे इग्नोर करती थी। मेरे इमोशंस, मेरी एग्जिस्टेंस कुछ मैटर नहीं करता था। ऐसी फोर्सफुली उसने मुझे कभी ट्रीट नहीं किया, सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे। फिर भी वो बोलती है, ईथन, हमारे जैसे लोगों के लिए कंपैटिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मैं ब्लिंक करता हूँ, उसने सब सुना था। मैं हंसता हूँ, कड़वा सा। तो प्यार मैटर नहीं करता, केयर मैटर नहीं करती। तुम्हारी कंपैटिबिलिटी का मतलब मेरे 10 साल की चुप रहना था। मैं क्यों झेलता रहा। वो कुछ सेकंड सुनती है, फिर चुप हो जाती है। मैं भी छोड़ देता हूँ, अब समझने की कोशिश नहीं करता। क्लब पहुँचते ही मुझे समझ में आ जाता है, सिर्फ उसके फ्रेंड्स का छोटा गैदरिंग है। वो लोग जो हमेशा मुझे नीचा दिखाते थे, फेक शो पीस। मैं एक बार भी स्माइल नहीं करता, बस पीता हूँ। जब नशा चढ़ने लगता है, मैं रेस्ट रूम चला जाता हूँ। जैसे ही मैं जाता हूँ, पीछे से आवाज आती है, तुम्हारा हस्बैंड आज एक बार भी नहीं हंसा, एटीट्यूड दिखा रहा था। वैसे सुना है तुम लोग डिवोर्स ले रहे हो। सेरीना तुरंत बोलती है, किसने कहा डिवोर्स? मैं शादीशुदा हूँ और मेरा हस्बैंड हमेशा इधर ही रहेगा। उसकी फ्रेंड शॉक हो जाती है, सच में? सेरीना बस एक लुक देती है, चुप। फिर वो फ्रेंड धीरे से बोलती है, एक सीईओ याद है, एआई प्रोजेक्ट वाली? उसने भी अपने हस्बैंड को इग्नोर किया, कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, आज तक वापस नहीं ला पाई उसे। अगर तुम सीरियस हो ईथन के साथ तो ध्यान दो उस पर, वरना तुम भी वही खोने वाली हो। सेरीना का हाथ ग्लास पर रुक जाता है, लेकिन उसकी आवाज वैसे ही ठंडी, वो नहीं जाएगा। उसी वक्त रेस्ट रूम में मेरा फोन वाइब्रेट करता है। लॉयर का मैसेज, मिस्टर गु, आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट रेडी है, जब चाहे कलेक्ट कर सकते हैं। मैं सीधा लॉ ऑफिस पहुंचता हूँ, सर्टिफिकेट हाथ में लेता हूँ, बार बार पढ़ता हूँ। आज के बाद मैं आजाद हूँ, सू फैमिली से, उनके हर कंट्रोल से, उन सब सालों से। बाहर मार्को मेरा वेट कर रहा होता है। पार्टी करते हैं, आज तू फ्री हुआ है। वो मुझे ले जाता है एक नाइट मार्केट के स्ट्रीट फूड स्टॉल पर। बबल टी, बारबेक्यू, आइसक्रीम, आज जो चाहिए सब मिलेगा। गरम खाने की खुशबू हवा में फैल रही है और सालों बाद मैं सच में जिंदा महसूस कर रहा हूँ। उस रात हम स्क्यूअर्स खाते हैं, बियर पीते हैं, जोर जोर से हंसते हैं बिना किसी डर के। आखिर में मैं इतना हंसता हूँ कि आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि 10 साल की जंजीरें आज टूट गईं। शायद इतने सालों का सब कुछ एक साथ निकल रहा है, इसलिए मैं नोवा को अनब्लॉक करता हूँ और उसे कॉल करता हूँ। कॉल कनेक्ट होती है, मेरी आंखें लाल हो चुकी होती हैं। मैं धीरे से बोलता हूँ, नोवा मेरी बात ध्यान से सुनो। हो सकता है तुम मुझे पसंद ना करो, लेकिन मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। जब तुम बीमार पड़े थे, रात भर जागता कौन था और होमवर्क के वक्त तुम्हारे साथ कौन बैठता था? मैं था मेरे बच्चे। जिस दिन तुमने मुझे क्रूल कहा, सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारा फैमिली भी नहीं है, उस दिन मैं तुम्हारा फादर रहना बंद कर दिया। इसलिए आज के बाद मुझे डैडी मत कहना, उस नाम के तुम अब हकदार नहीं हो। तभी फोन के दूसरी तरफ से सेरीना की ठंडी आवाज आती है, ईथन तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, फिर समझ जाता हूँ नोवा उसके पास ही है। मेरी आवाज और ठंडी हो जाती है, मिस सू, अगर तुम्हें मुझे लेक्चर देने का टाइम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने बेटे को संभालने में उसे यूज करो। वैसे तुम्हें पता है, उसी ने ही मुझे कहा था उसे डिवोर्स लेने के लिए, विंसेंट के लिए जगह बनाने के लिए। और फनी बात ये है, मैंने एग्जैक्टली वही किया जो तुम सब चाहते थे। मैं कॉल कट कर देता हूँ और नोवा को फिर से ब्लॉक कर देता हूँ। अगली सुबह मैं सीधा फ्लाइट बुक करता हूँ। मुझे पता है कल रात मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, और जब डाइवोर्स की बात बाहर आई, सू फैमिली चुप नहीं बैठेगी। ये तो मुझे मजबूर करेगी घुटनों पर लौटने के लिए, या फिर किसी और रिच फैमिली की लड़की से डील फिक्स कर देंगे। इसलिए मैं जा रहा हूँ इस शहर से, इस जिंदगी से, हमेशा के लिए। मैं मार्को को गुड बाय बोलता हूँ, लाइट पैक करता हूँ और निकलने लगता हूँ। तभी मैं रुक जाता हूँ। थोड़ी दूर मे बैच खड़ी है। सेरीना और नोवा मेरी तरफ आ रहे हैं। नोवा, अपने फादर से माफी मांगो। नोवा का चेहरा सफेद पड़ चुका होता है। वो अपनी शर्ट पकड़ता है और झुककर कहता है, डैडी आई एम सॉरी, मैंने गलत बातें बोली। मुझे आपसे डिवोर्स के लिए नहीं कहना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। मैं उसे देखता हूँ और सीधा कहता हूँ, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है,
मैं जो कहना था वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और कह चुका हूँ। मैं उस सब से आगे बढ़ चुका हूँ मेरे बेटे। फिर मेरी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट सेरिना बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने नोवा को सही गाइड नहीं किया, ये मेरी भी गलती है। मैं एक सेकंड के लिए उसे देखता हूँ, जिंदगी में पहली बार वो खुद से सॉरी बोल रही है। लेकिन क्या एक सॉरी इतना सब कुछ ठीक कर सकता है? नहीं। मुझे याद आता है मेरे बैग में क्या है, एक चीज जो मैं एयरपोर्ट से उसे कोरियर करने वाला था। मैं कहता हूँ, सेरिना अगर तुम सच में सॉरी हो तो मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। वो थोड़ा कंफ्यूज होती है और कहती है, सू ग्रुप का बाहर कोई काम नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सीधा बोलता हूँ, क्या मेरे अपने काम नहीं हो सकते? वो रुक जाती है। पहली बार वो जेन्युइनली कंफ्यूज लगती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ही मुझे इस केज में डाला था, तो निकालना भी उसी का ही काम है, क्योंकि आखिरी धागा भी उसे ही काटना होगा। कार राइड पूरी खामोशी में गुजरती है। एयरपोर्ट पहुंचकर मैं उतरने से पहले एक एलिगेंट बॉक्स उसके हाथ में देता हूँ, आखिरी गिफ्ट। वो हेसिटेट करती है, फाइनल? फिर बॉक्स ले लेती है। थैंक यू। नोवा ऊपर देखकर पूछता है, डैडी मेरा गिफ्ट? मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ, तुम्हारा गिफ्ट भी उसी में ही है, ये गिफ्ट तुम दोनों के लिए है, खुश होना चाहिए तुम्हें। 1 घंटे बाद खोलना, तब तक मैं हवा में हूँगा। सेरिना मुझे एक रेयर वार्म लुक देती है, जल्दी वापस आना। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, कुछ भी नहीं कहता और चला जाता हूँ। मैं वापस नहीं आने वाला, मैं अपनी आजादी लेने जा रहा हूँ। सेरिना दूर खड़ी मुझे जाते हुए देख रही थी, उसके अंदर कुछ अजीब सा हिलता है, एक बेचैनी जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। वो बॉक्स खोलने लगती है, तभी नोवा रोक लेता है, मम्मी हमने प्रॉमिस किया था 1 घंटा वेट करेंगे। वो रुक जाती है। अगले 1 घंटे तक सेरिना डॉक्यूमेंट्स हाथ में पकड़कर बैठी रहती है, लेकिन एक भी लाइन नहीं पढ़ती। उसकी नजर उस बॉक्स पर बार बार पड़ जाती है। फाइनली 1 घंटा खत्म होता है। नोवा एक्साइटेडली बॉक्स को खोलता है। मम्मी डैडी ने क्या दिया? लिड उठाता है और अंदर शांत पड़ा है एक डिवोर्स सर्टिफिकेट। नोवा छोटा है लेकिन पढ़ना सीख रहा है। वो धीरे धीरे से बोलता है, मम्मी ये क्या है? डिवोर्स सर्टिफिकेट क्या होता है? डैडी ने कहा था गिफ्ट है, क्या यही गिफ्ट था? सेरिना का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उसके हाथ से डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। वो बॉक्स नोवा से ले लेती है, उसे पता भी नहीं चलता उसके हाथ कांप रहे हैं। वो लाल बुकलेट्स गोल्डन लेटर के साथ बिल्कुल शांत पड़ी है, जैसे वो हमेशा से वही थी, बस किसी ने नोटिस नहीं किया। उसके सीने में एक अजीब सी पैनिक आ जाती है, जैसे वो इसे खोल लेगी तो कुछ हमेशा के लिए चला जाएगा। वो गहरी सांस लेती है, फिर बुकलेट्स खोलती है। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है उन दोनों के नाम साथ साथ, उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो तुरंत बंद कर देती है, फोन उठाती है ईथन को कॉल करने के लिए। फिर याद आता है वो प्लेन में है। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, पैनिक सब एक साथ भर जाता है। वो असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है, फाइंड आउट मिस्टर गू कहाँ जा रहे हैं, उसकी फ्लाइट ट्रैक करो। जी मिस गू, उसे वापस ले आओ और पता करो ये डाइवोर्स सर्टिफिकेट किसने प्रोसेस किया। तभी एकदम से सच सामने आ गया, ना कोई कोर्ट फाइलिंग हुआ, ना कोई फॉर्मल प्रोसेस, फिर ये डिवोर्स कैसे हो गया? सेरिना की आवाज में पैनिक और गुस्सा दोनों थे, ऐसे जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। और दूसरी तरफ असिस्टेंट लिटरली कांप रही थी। वो सेरिना के साथ शुरू से काम कर रही थी, लेकिन आज पहली बार उसने भी उसे इस हालत में देखा। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, क्या ये सब सिर्फ उस हस्बैंड की वजह से है जिसको कोई कभी सीरियसली नहीं लेता था? असिस्टेंट चुप रही, बस काम पे लग गई। सेरिना अपने बड़े स्टडी रूम में इधर उधर चल रही थी, हाथ कमर पर, चेहरे पर टेंशन, दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने फोन उठाया और ईथन को कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट भेजा, फिर मैसेज टाइप किया, ये डाइवोर्स सर्टिफिकेट क्या है? तुम एडल्ट हो, ये चाइल्डिश स्टंट क्यों कर रहे हो? लैंडिंग के बाद मुझे मैसेज करना, मैं और नोवा दोनों तुम्हारे लिए वरीड हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने एक और मैसेज भेजा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं, इतना एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब फादर हो, बच्चे नहीं। लेकिन हर मैसेज साइलेंस में गायब हो गया। सेरिना चेयर पर गिर गई, अपने टेम्पल्स को प्रेस करते हुए। साइड में नोवा चुपचाप ब्लॉक से खेल रहा था। फिर वो ऊपर देखता है और पूछता है, मॉमी क्या डैडी का गिफ्ट मतलब वो आपसे डिवोर्स चाहते हैं? ये वर्ड्स सीधा सेरिना के दिल पर लगे, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे अपनी फ्रेंड की वार्निंग याद आई और धीरे से वो बोलती है, ईथन क्या तुमने भी मुझे छोड़ दिया? वो बार बार फोन चेक करती है, मैसेज पे मैसेज भेजती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। दिल में एक अजीब सी फीलिंग उतर रही थी, वो भी दर्द वाली। कहती है, 5 साल सब तो ठीक था, फिर अचानक डाइवोर्स कैसे? वो बिना कुछ बोले चला कैसे गया? तभी फोन बजता है, वो बिना देखे उठाती है। ईथन
तो तुम्हें कॉल करना याद है? इतने मैसेजेस भेजे, रिप्लाई क्यों नहीं किया? कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस, फिर आवाज आती है, मिस सू मैं हूँ, असिस्टेंट। सेरीना स्क्रीन देखती है और जो एनर्जी आई थी सब खत्म। थक कर कहती है, सॉरी मुझे लगा ईथन है, कोई अपडेट मिला? असिस्टेंट रुकती है, फिर बोलती है, मिस सू मिस्टर गू ने आज ओवरसीज फ्लाइट ली है, लेकिन लैंडिंग के बाद का नेक्स्ट डेस्टिनेशन ट्रेस नहीं हो रहा। सेरीना का फेस डार्क हो गया, फिर धीरे से पूछती है, और डाइवोर्स सर्टिफिकेट? असिस्टेंट जवाब देती है, एग्रीमेंट पर आपकी सिग्नेचर है, लीगल टीम ने वेरीफाई किया है, सब वैलिड है। ये सुनते ही सेरीना का कंट्रोल टूट गया, उसकी आवाज कोल्ड आइस जैसी हो गई। मतलब वैलिड? असिस्टेंट जल्दी से बोलती है, मिस्टर गू ने कोई भी एसेट क्लेम नहीं की, उन्होंने सब कुछ नोवा के नाम ट्रांसफर कर दिया, वो भी चाइल्ड सपोर्ट के नाम पर। उन्होंने कस्टडी भी नहीं ली। असिस्टेंट खुद भी शौक में थी, ऐसे डाइवोर्स उसने कभी नहीं देखा। यूजुअली लोग एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यहाँ ईथन चुपचाप सब कुछ छोड़ के चला गया। उसने पैसा चूज किया, ना उसने बेटा चूज किया, कुछ भी नहीं। कॉल कट हो गई। सेरीना बस वही बैठी रह गई, फोन पकड़े हुए, हिल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था, एक मैरिज जो मेरे लिए परफेक्टली फाइन थी, वो इतनी जल्दी कैसे टूट गई। काफी देर के बाद धीरे से बोलती है, ईथन तुम्हें इतनी तकलीफ किस बात से थी? वही डोर खुलता है, नोवा अंदर आता है, उसके पैर पकड़ के बोलता है, मॉमी विंसेंट ने बोला अगर डैडी ने डाइवोर्स गिफ्ट दिया है तो मुझे नया डैडी मिलेगा, जल्दी विंसेंट से शादी करो। पहले सेरीना इसे इग्नोर करती है, लेकिन अब ये वर्ड्स सीधा चुभते हैं। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या ईथन सच में इसलिए चला गया क्योंकि उसके अपने ही बेटे ने ये बोला? वो सडनली गुस्सा हो जाती है, तुम सिर्फ 3 साल के हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं, ऐसी बातें दोबारा मत बोलना, तुम्हारा सिर्फ एक फादर है, कोई न्यू डैडी नहीं होगा। नोवा डर जाता है, फिर जोर से रोता है, मुझे न्यू डैडी चाहिए, मुझे विंसेंट चाहिए, मुझे ओल्ड डैडी नहीं चाहिए। नोवा तेरी माँ का भरोसा, अगर तू सच में एक जिंदा बच्चा होता ना, तेरी गांड पे मैं ऐसे रपटे मारता ना कि तुम्हें क्या बताऊं। छोटे साले को देखो, वो कहता है वो बस हाउसकीपर जैसा है। जो गुस्सा मुझे इस बच्चे पर आ रहा है ना, तो सेरीना पर भी नहीं आ रहा। सेरीना का गुस्सा और भड़क जाता है, ये सब किसने सिखाया तुम्हें? उसे समझ में आ गया कि एक 3 साल का बच्चा ये सब खुद नहीं बोल सकता। नोवा भाग जाता है, मॉमी मुझे आपसे नफरत है। सेरीना उसके पीछे जाने वाली होती है, तभी फोन बजता है, विंसेंट का कॉल। वो 2 सेकंड के लिए रुकती है, तब वो नोवा के पास जाएगी या फिर ये कॉल पिक करेगी, और वो कॉल को ही पिक करती है। वाह भाई वाह, लाइन कनेक्ट होती है। विंसेंट कहता है, सेरीना नोवा ने मुझे बोला तुम्हारा और ईथन का डाइवोर्स हो गया, क्या हो रहा है? बच्चा है, शायद गलत समझा होगा। सेरीना ने गहरी सांस ली, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईथन को मैं कभी भी डिवोर्स नहीं कर सकती। फिर उसने पूछा, और कुछ? विंसेंट थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, उसकी आवाज हल्का सा डाउन हो गई। आज रात हम नोवा को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाले थे, फायर वर्क्स दिखाने, तुम दोनों से कोई रिप्लाई नहीं आया तो सोचा चेक कर लूं। सेरीना एक सेकंड के लिए रुकती है, फिर कहती है, सॉरी मैं भूल गई, किसी और दिन चलते हैं। कॉल कट होती है और तब तक नोवा गायब हो चुका होता है। पहले सेरीना इतनी पैनिक नहीं करती, इतना बड़ा विला, इतना स्टाफ, 3 साल का बच्चा कहीं दूर नहीं जा सकता, लेकिन नोवा लिटरली सबके सामने से गायब हो जाता है। किसी ने भी उसे निकलते हुए नहीं देखा। सीसीटीवी चेक होती है और बस एक छोटा सा अकेला फिगर दिखाई देता है, अकेला चलकर विला से दूर जाता है। उस मोमेंट पर सेरीना का कंट्रोल टूट जाता है, वो अपनी पूरी पावर यूज करती है, पूरे शहर को हिला देती है, लेकिन नोवा कहीं नहीं मिलता। वो बार बार ईथन को कॉल करती है, लेकिन हर बार एक ही आवाज, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली अनअवेलेबल। कोई ऑप्शन नहीं बचता तो वो अपने असिस्टेंट से मार्को का नंबर ट्रैक करवाती है। कॉल कनेक्ट होती है, हेलो मैं सेरीना बोल रही हूँ, क्या ईथन ने तुमसे कॉन्टेक्ट किया? अगर तुम उसे रीच कर सकते हो तो उसे बोलो, इस डाइवोर्स की वजह से नोवा मिसिंग है, अगर उसमें जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो तुरंत वापस आए। सेरीना अपनी बात पूरी भी नहीं करती, मार्को उसे बीच में ही काट कर कहता है, चल चल चल, तुम्हारा बच्चा मिसिंग है, पुलिस को कॉल करो। ईथन क्या करेगा? क्या उसके पास टेलीपैथी है या वो टेलीपोर्ट करके नोवा के पास पहुंच जाएगा? उसकी आवाज और तेज हो जाती है, और तुम कह रही हो कि ये सब उसकी गलती है, जिसने तुम्हारी वजह से डाइवोर्स लिया। फिर वो सीधा बोलता है, डाइवोर्स लेना बिल्कुल सही डिसीजन था, तुम और तुम्हारा अनग्रेटफुल बेटा दोनों एक जैसे हैं। और कॉल कट। अचानक फोन दोबारा बजता है, विंसेंट का कॉल। सेरीना उठाती है, हेलो, लेकिन उसे सिर्फ टूटते हुए वर्ड्स सुनाई देते हैं, सेरीना हेल्प, नोवा को ले जा रहा है, छोड़ो उसे, डर मत, संभाल। और यूं कुछ बातें सुनकर कॉल कट हो जाता है। सेरीना तुरंत ऑर्डर देती है कि विंसेंट का फोन सिग्नल ट्रेस करो। लोकेशन मिलती है और जब वो वहां पहुंचती है तो हाईवे के एक साइड एक एम्बैंकमेंट के नीचे विंसेंट और नोवा दोनों पड़े होते हैं। विंसेंट पूरा जख्मी, कपड़े फटे हुए, बॉडी पर स्क्रैचेस, लेकिन नोवा उसकी बाहों में टाइटली सेफ है। नोवा का फेस थोड़ा गंदा है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। ये सीन देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। सेरीना के हाथ धीरे से टाइट हो जाता है, वो बिना कुछ बोले
वाले दोनों को एम्बुलेंस में डालती है। एम्बुलेंस दूर जाती है, लाइट्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तब सेरिना अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ती है। विंसेंट के रीसेंट एक्शन सब चेक करो, इससे मिला क्या किया कुछ भी मिस मत करना। असिस्टेंट शॉक में, मैडम। फिर धीरे से उसे समझ आता है पूरा शहर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। तो विंसेंट को नोवा का लोकेशन कैसे पता चला, वो भी इतना स्टाफ होने के बावजूद भी। 3 साल का बच्चा बिना किसी के नोटिस के कैसे निकल गया, और अगर किडनैपिंग थी तो रैंसम क्यों नहीं, और हाईवे पर छोड़ क्यों दिया। सेरिना बिजनेस वर्ल्ड की प्लेयर है, इतनी ऑब्वियस फ्लॉज वो कभी इग्नोर नहीं करती। और कुछ ही टाइम में सच सामने आता है, विंसेंट ने सब प्लान किया था। सेरिना फाइल हाथ में लेकर खड़ी रहती है, काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। फिर धीरे से कहती है, पुलिस रिपोर्ट हटाओ, मैटर कॉन्फिडेंशियल रहे, सब एविडेंस डिस्ट्रॉय करो, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। असिस्टेंट लिटरली शॉक में, मैडम आप अपने ही बेटे के किडनैपर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन सेरिना वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होती है। हॉस्पिटल कॉरिडोर में डिसअपेयर हो जाती है। रूम का डोर खुलता है, विंसेंट बेड पर पड़ा है, वीक पेल। सेरिना उसे देखती है, उसकी आंखों में कुछ बदल चुका है। विंसेंट हल्की सी खांसी के साथ बोलता है, नोवा कैसे है, ठीक है ना? वो अभी छोटा है, ऐसे इंसिडेंट से डर गया होगा। वो सडनली बोलता है, ये सब ईथन की वजह से हुआ, अपने बच्चे का सोचा तक नहीं, अगर वो किस टाइप का बाप है। वो उठने लगता है, मुझे नोवा के पास जाना है। सेरिना उसका हाथ पकड़ लेती है, आवाज बिल्कुल कंट्रोल्ड और कोल्ड वे में कहती है, ईथन कैसा बाप है ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। विंसेंट फ्रीज हो जाता है। सेरिना का फेस पहली बार उसके लिए बिल्कुल कोल्ड है। विंसेंट धीरे से बोलता है, इतने सालों के बाद मैं अजनबी जैसा हो गया। फिर सॉफ्ट टोन में कहता है, सॉरी मैं ज्यादा बोल गया, बस आज जो हुआ वो बहुत स्कैरी था, मैं अभी भी शेकन हूँ। सेरिना की मुट्ठी गुस्से से बिची हुई थी और उसकी आंखें विंसेंट पर थमी थी, एकदम ठंडी और ग्लेशियर। सेरिना बोलती है, अगर सब इतना डरावना था तो तुमने खुद किडनैपिंग क्यों अरेंज की और ये सारा ड्रामा क्यों रचा? विंसेंट का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें लाल हो गई। सेरिना तुम ये क्या कह रही हो? सेरिना ने कोई सफाई नहीं दी, बस उसे देखा और उसकी नजरों में डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। उससे कहा, मैंने तुम्हारी तरफ से सारी सबूत मिटा दिए हैं, अब से नोवा से दूर रहना। मैं तुम्हारे देश छोड़ने का इंतजाम कर रही हूँ, पैसे मिल जाएंगे, बस वापस मत आना। विंसेंट भागते हुए पीछे से सेरिना को पकड़ लिया। सेरिना मुझे दूर मत भेजो, अगर मैंने कुछ गलत किया है मैं बदल जाऊंगा, हम हमेशा साथ रहे हैं। सेरिना ने उसके हाथ झटक दिए। विंसेंट गिड़गिड़ाने लगा, क्यों? मैं मानता हूँ मैं थोड़ा आगे निकल गया, और मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नोवा मेरा खून नहीं है, मैं उसे अच्छे से रखूंगा। सेरिना ने उसे झटका दिया और हैरानी से पूछा, जिससे तुम प्यार करते हो क्या वो मेरी लेट सिस्टर नहीं थी? विंसेंट चिल्लाया, नहीं, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, तुमने मेरा ख्याल रखा, तुम्हें मेरा बर्थडे तक याद रहता है, तुमने मुझे अपने पति से भी बेहतर ट्रीट किया, क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? सेरिना ने पीछे हटकर कहा, मैंने तुम्हारा ख्याल सिर्फ अपनी बहन की आखिरी ख्वाहिश के लिए रखा था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, आज ही निकल जाओ यहाँ से। और वो बिना पीछे मुड़ी और निकल गई। वहीं हजारों मील दूर फिनलैंड में मुझे इस सब का कुछ नहीं पता था। मैंने वहाँ रेजिडेंसी ले ली थी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। मैं डिप्लोमेटिक एंटरप्रेन्योर बनने का सपना पूरा कर रहा था। मैंने अपने पैसों से एक छोटा सा घर खरीदा और आजादी से रहने लगा। मैंने फिनिश, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश सीखी। 5 साल में मैं हेलसिंकी एम्बेसी में एंटरप्रेन्योर बन गया। मुझे पता नहीं था कि इन 6 सालों में सेरिना मुझे ढूंढ रही थी। उसकी असिस्टेंट ने ऑफिस में आकर बताया, मिस्टर गू का पता चल गया है, वो हेलसिंकी एम्बेसी में है। सेरिना झट से खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक खुशी थी जो 6 साल से किसी ने नहीं देखी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और बोली, मुझे उसकी पूरी प्रोफाइल चाहिए, मैं सब ठीक कर दूंगी और उसे वापस लेकर आऊंगी। लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मैंने 6 सालों में एक बार भी उनका हाल नहीं जाना। मुझे लगा वो खुश होंगे अपने नए पति और बाप के साथ। और अब मेरी जिंदगी अब मेरी ही थी। मेरी जिंदगी अब कॉन्फ्रेंसेस और ट्रांसलेशन के काम में व्यस्त थी। एक ऐसी लाइफ जो सच में मेरी अपनी थी। फिर एक दिन मेरे सुपरवाइजर ने मेरे सामने चाइनीज लैंग्वेज का एक क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट रखा। उन्होंने कहा, गु, तुम हमारी डिवीजन के सबसे काबिल रीन बंदे हो। फिनलैंड ट्रेड एजेंसी के लिए ये प्रोजेक्ट प्रायोरिटी है, इसे जल्दी खत्म कर दो। मैंने स्माइल किया और काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पहला पेज पलटा, वहाँ लिखा था SU ग्रुप। सेरिना का चेहरा मेरे दिमाग में घूम गया। मैंने खुद को समझाया, SU ग्रुप पूरी दुनिया में काम करती है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। काफी रातों तक जागने के बाद मैंने ट्रांसलेशन सबमिट किया। मेरे सुपरवाइजर ने कहा, बेहतरीन काम। वैसे SU ग्रुप से
एक डेलीगेशन आ रही है और मैंने तुम्हारा नाम उनके डिप्लोमेटिक इंटरप्रीटर के लिए दे दिया है। सुना है उनकी रिप्रेजेंटेटिव बहुत कामयाब और इम्प्रेसिव है, थोड़ा घुल मिल लेना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा नहीं, सेरेना खुद तो नहीं आएगी, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब डेलीगेशन फिनलैंड पहुंची, मेरा सुपरवाइजर मुझे उनसे मिलवाने एयरपोर्ट ले गया। उसने कहा आज रात उनके लिए एक डिनर है, तुम बस रिलैक्स रहकर इंटरप्ट करना। तभी उसने मेरे पीछे इशारा किया, मिस सू यहाँ। मैं वही का वही जम गया। 6 साल हो गए थे पर सेरेना पर वक्त का कोई असर नहीं हुआ था। वो वैसे ही शांत और एलिगेंट दिख रही थी। मेरे सुपरवाइजर ने मेरा इंट्रो करवाया। मिस सू, ये है ईथन घो, ये पूरे विजिट में आपके साथ रहेगा क्योंकि ये 5 लैंग्वेजेस बोल लेते हैं। सेलिना बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। मैंने एक प्रोफेशनल स्माइल के साथ हाथ आगे बढ़ाया। मिस सू, अ प्लेजर। उसने कुछ देर मुझे देखा और फिर मेरा हाथ थमाया। मैं सिर्फ ये काम खत्म करके वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर रखा। मैंने 2 बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मेरे तेवर बदले और मैंने धीरे से पूछा, मिस सू आप ये क्या कर रही हैं? सुपरवाइजर को कुछ अजीब लगा तो उसने बात संभाली। लगता है हमारे इंटरप्रीटर गू का असर मिस सू पर भी हो गया। सेरेना की आंखें थोड़ी सी गहरी हुई। उसने मेरा हाथ छोड़ा और एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। डिनर शुरू हुआ। मैंने खुद से कहा कि अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं उसके बगल में बैठ गया और बड़े सुकून से अपना काम करने लगा। एकदम से पोइस के साथ बैठी थी और हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। अभी मैं रुका। हमारी शादी के 5 सालों में उसने कभी मुझे इतने ध्यान से नहीं सुना जैसे वो आज सुन रही है और कितना गौर दे रही है। देखकर मेरे अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग आई। एक पुराना दर्द फिर से महसूस होने लगा, क्योंकि उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। हल्का सा दर्द होता है, वो भी उस इंसान के लिए जो खुद को मिस्टर गू कहता था। एक ऐसा बेजान सा खोखला सा जिस्म जिसके अंदर अपनी कोई रूह ही नहीं थी। अब सब खत्म हो चुका है। सेरेना बोलती है, मैं फिनलैंड की टैक्स स्ट्रक्चर और लेबर रूल्स को समझना चाहती हूँ। उसकी आवाज बिल्कुल बैलेंस थी और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं प्रोफेशनल बना रहता हूँ। डिनर सक्सेसफुल रहा और दोनों साइड सेटिस्फाइड होके चले गए। रात को मैं अपना स्कार्फ टाइट लपेट लेता हूँ और सेरेना से हाथ मिलाता हूँ। तुम्हारे साथ काम करके खुशी हुई। मैं मुड़ता हूँ और जैसे ही कार के पास पहुँचता हूँ वो मेरा नाम पुकारती है। मैं रुक जाता हूँ लेकिन पीछे नहीं मुड़ता, बस वही वेट करता हूँ जब तक उसकी आवाज दोबारा आती है। ठंड मेरी उंगलियों तक पहुँच चुकी होती है। क्या सच में तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं कहना? शायद मेरा वहम हो, लेकिन उसकी आवाज हैवी लग रही है, जैसे उसमें दर्द हो। मेरे सीने में हल्का सा कुछ हिलता है पर मैं खुद को समझाता हूँ बस ठंड है। मिस, मैंने आज का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन वो नहीं मानती। उसका कंट्रोल टूटने लगता है। आवाज में बेचैनी सी आ जाती है। ईथन, तुम चले गए, मेरी परवाह नहीं थी तो नोवा क्या है? 6 साल बाद वो अब 9 साल का है। क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती? मैं बिना इमोशन के मुस्कुराता हूँ और मुड़कर कहता हूँ, एक बच्चा जिसने अपने बाप की हर चीज ठुकरा दी, उसमें याद रखने लायक क्या है? वैसे भी अब उसे अपना नया फादर मिल गया होगा और वो खुश होगा। सेरेना के कंधों पर बर्फ जम चुकी है। वो मुझे कंफ्यूज नजर से देखती है, फिर एक गहरी सांस लेती है जैसे हार मान रही हो। फिर बर्फ में चलती हुए मेरी तरफ आती है। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा सॉफ्ट है। नोवा ने कभी गिफ्ट रिजेक्ट नहीं किए। वो छोटा था इसलिए उसे प्यार दिखाना नहीं आता था। उसका कोई नया फादर नहीं है, सिर्फ तुम ही उसके फादर हो। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। सेरेना, तुम और नोवा को विंसेंट का बर्थडे याद था। तुमने उसके लिए तावीज बनाया। तुम दोनों जानते थे प्यार कैसे करना है, पर तुमने मुझे कभी चूज नहीं किया। मैं कार के सहारे खड़ा हो जाता हूँ। कैजुअली सोचता हूँ, अगर मैं अब भी उसका हस्बैंड होता तो क्या वो मेरे सामने खड़ी होकर सच बोल पाती? मैं सर हिलाता हूँ और हल्की सी खुद पर हंसी निकालता हूँ। सेरेना अजीब तरीके से रिएक्ट करती है और कहती है, क्या मजाक है? मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, मजाक पर हंसती नहीं हो क्या? सेरेना, हम उन लोगों में से नहीं है जो पास्ट में जीते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और मुझे पुरानी बातें रिपीट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं उसके जवाब का वेट नहीं करता, सीधा कार में बैठ कर चला जाता हूँ। घर लौट कर नहाता हूँ और सीधा गिर पड़ता हूँ। गहरी थकान मुझे तुरंत पकड़ लेती है। रात के अंधेरे में पड़ोसी का कुत्ता भौंकता है और मेरी आंख खुल जाती है। मैं उठकर कपड़े पहनता हूँ और खिड़की के पास जाता हूँ। सेरेना दरवाजे के बाहर खड़ी है, काले कपड़ों में। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उसने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढ लिया। फिनलैंड में पोलर नाइट के दौरान टेम्परेचर -20 या -30 तक गिर सकता है, और अगर ऐसे कपड़ों में वो रात भर बाहर रही तो सीधा जम जाएगी। मुझे पता नहीं वो क्या चाहती है, लेकिन मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक्स वाइफ मेरे दरवाजे पर ठंड से मर जाए। फायर प्लेस के सामने मैं
उसे एक कप कॉफी देता हूँ कि एक बेसिक कॉफी थी, वो बुरी तरह कांप रही होती है, दोनों हाथ गर्म कप के अराउंड पकड़े हुई है। कुछ देर के बाद वो हल्की सी मुस्कुराती है, थैंक यू। मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ क्योंकि वो मुझे देखकर कभी भी नहीं मुस्कुराती थी, ज्यादातर उसके चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी ब्लैंक डिस्टेंस होती थी। मैं आखिर में पूछता हूँ, सेरेना तुम असल में चाहती क्या हो? वो नीचे देखती है, उसकी पलकों पर जमी बर्फ पिघलने लगती है, शायद ठंड की वजह से उसकी आवाज कांप रही है। वो कहती है, मैं जानना चाहती हूँ हमारा डिवोर्स क्यों हुआ। मैं उसका चेहरा ऑब्जर्व करता हूँ, वो सीधा मेरी आंखों में देख रही है और सच में उसकी आंखों में कंफ्यूजन है, रियल जेन्युइन कंफ्यूजन। मेरे अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स चल रही है, मतलब उन 5 सालों का हर एक मोमेंट उसके लिए जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मैं धीरे से सांस लेता हूँ और ऑलमोस्ट रिग्रेट करता हूँ। दरवाजा खोलने पर शायद मुझे लाइट ऑफ करके वापस आ जाना चाहिए था। वो हिचकिचाती है और जब फाइनली बोलती है तो उसके मुंह से मेरा नाम सुनना अजीब लगता है। ईथन, क्या ये अजीब नहीं है? हमारा डाइवोर्स के 6 साल बाद आज पहली बार मैंने तुम्हारा नाम इस तरह लिया है जैसे इसका सच में कोई मतलब हो। मैं उसे देखता हूँ, मेरी आंखों में टेंशन है। सेरेना, क्या तुम्हें कभी सोचा है कि तुम्हें डाइवोर्स की वजह ही नहीं पता? तो अपनी सीरीज को यहाँ पर फुल स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे लेकिन अगले पार्ट में, क्योंकि आज मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो डाल के, चलो तुम लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो फिर भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेहनत की है अब क्या ही पता यार। एनीवेज गाइज, लव यू, बाय बाय।